बड़े और छोटे व्यापारी व्यापारी कई प्रकार के होते थे। उनमें बंजारे लोग होते थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। यानी व्यापारी कई प्रकार के होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी जो होते थे अपने संघ बनाते थे, यानी ग्रुप्स बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वो उनकी ओर से घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बात करता था। यानी जो घोड़ा खरीदने के इच्छुक है उनसे बात करता था एक मुखिया। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ थे। यानी कि इन्हें क्या होता था, जंगलों से गुजरते थे, बहुत कठिन रास्तों से गुजरते थे, इसलिए ये ग्रुप में चलते थे, संघ बनाते थे। 8वीं शताब्दी में उसके बाद के परवर्ती यानी उसके बाद के समय में अनेक संघ ऐसे थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नानादेशी थे। क्या थे? मणिग्रामम एवं नानादेशी। ये व्यापारी संघ जो थे प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ये जो व्यापारी संघ होते थे मणिग्रामम और नानादेशी, ये जो होते थे ये प्रायद्वीप के भीतर करते थे कार्य और दक्षिण पूर्व के एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। पहले हमने पढ़ा मणिग्रामम नानादेशी, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय जो होते थे वे भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। आज भी हम देखते हैं मारवाड़ी व्यापारी समूह को, ओसवाल, तो ये सब क्या है तभी से विकसित हो चुके हैं। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। आज भी हम देखते हैं बनिया को, तो ये गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय कभी से शामिल हैं। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। लाल सागर के बंदरगाहों से, फारस की खाड़ी से, अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। ये पत्तन जो होते थे यहाँ, ये अपने कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत खरीदते थे। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले। दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन से वे मसाले खरीदते थे और टीन खरीदते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से वे मसाले कहाँ है? हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया से चीन से मसाले, टीन और मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी और चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। जो लाल सागर के बंदरगाहों में जो बेचे जाते थे भारतीय मसाले और कपड़े, कौन खरीदता था? इतालवी व्यापारी। और वहाँ से वे उन्हें यूरोपीय बाज़ारों में बेचते थे। पहले इतालवी व्यापारी खरीदने फिर यूरोपीय बाज़ारों में बेच देते थे। इनसे उन्हें बहुत लाभ मिलता था। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काले मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों में महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यानी कि हमारे जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले मसाले, जैसे हम आज भी देखते हैं मसाले, तो ये उस समय में भी और आज भी आप देखते हैं कि ये जो है बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट है आज के समय भी। तो ऐसे ही वहाँ भी यूरोपीय व्यंजन उस समय में भी यूरोपीय व्यंजनों में ये बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। हम पढ़ेंगे आगे भी कि यूरोपीय व्यापारी भारत में कैसे खींचे चले आए। तो भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में जो मसाले उगते थे वो और जो कपड़े होते थे ये उनको अट्रैक्ट करते थे। उनके यहाँ इनकी बहुत मांग थी और धीरे धीरे वो इन्हीं के पहले तो ये उन्हें हम बेचते थे
धीरे धीरे उन्हें जब ये लगा कि हम इन पे कब्जा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ये यहाँ खींचे चले आते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, ये चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों को भारत खींच लाई थी। समय के साथ व्यापार और नगरों का किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का ही नाम ही बीदरी पड़ गया। बीदर के जो शिल्पकार थे, बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इसका नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय। पांचाल जो थे वो विश्वकर्मा समुदाय थे, जिनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। आज भी हम देखते हैं लोहार है, सुनार है, कसेरे हैं, मिस्त्री है, बढ़ई है। तो आपको पता है ये पांचाल हैं जो विश्वकर्मा समुदाय माने जाते हैं। मंदिरों के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ठीक है। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे इस मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। यानी कि जो वस्त्र निर्माण होता था उसके लिए कपास को साफ करा जाता है, काटना, रंगना, इन कामों के लिए ना बहुत विशेषज्ञता की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी आगे नहीं कर देगा ये काम, तो इनके लिए भी विशेषज्ञता की ज़रूरत थी और ये भी एक व्यवसाय बन जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं व्यवसाय कैसे कैसे बन रहे हैं। हम्पी के बारे में पढ़ेंगे, मसूलीपट्टनम और सूरत पर एक नज़र डालते हैं। हम्पी वास्तुकला का सौंदर्य है, यानी हम्पी में हमें कई ऐसी वास्तुकला मिली है जिससे इसका नाम ही इतना फेमस हो गया। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटियों में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो हम्पी है, हम्पी नगर कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है। यानी ये घाटियों में है, नदी घाटी जो होती है ना उनमें स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल है। 1336 में कौन सा नगर बसा था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 में बसता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसका एक केंद्र स्थल है हम्पी। ठीक है। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। अभी हमें वो किला तो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगा, पर हम देखते हैं कि उन खंडहर ही इतने वो हैं कि हम उसी से पता लगा सकते हैं कि वहाँ किलेबंदी कितनी उच्च कोटि की थी। किलों की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यूँ समझिए